हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीडियो सवाल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम्स 8.13 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 33 नंबर तक टोटल सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 34 से स्टार्ट करेंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं 53 तक कंप्लीट करके ही जाएंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं 34 नंबर से। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट लाइन इंटीग्रल दिस फॉर एवरी क्लोज्ड कर्व सी वैनिसेस। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्या कंडीशन होगा जिसके कारण ये वैनिश हो जाए, मतलब ये जीरो हो जाए, जीरो की इक्वल आ जाए। देखो ये बोल रहा है कि ये जीरो की इक्वल हो जाए, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा। तो देखो हम जानते हैं बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, थ्योरम से क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं क्लोज कर्व सी एफ डॉट टी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल कॉल ऑफ ए फैक्टर होता है, नहीं ये डॉट एन कैप डी एस होता है ना। अगर ये जीरो हो जाए, कॉल ऑफ एफ फैक्टर आपका जीरो हो जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो वो कंडीशन कौन सा है, ये कंडीशन कॉल ऑफ एफ फैक्टर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसमें देखो दिया होगा कॉल ऑफ एफ फैक्टर इक्वल टू जीरो, ये आपका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर। द वैल्यू ऑफ दिस वेयर ए इज द सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर दिस। ये आपका यूनिट स्फीयर दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब रेडियस इसका 1 है इसलिए इसको बोला जाता है यूनिट स्फीयर। तो आपको बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स ये आपको गिवन है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका डी वाई डी जेड है इसके जगह डी एस लिख सकते हो, डी जेड डी एक्स है इसके जगह डी एस लिख सकते हो, डी एक्स डी वाई इसके जगह आप डी एस लिख सकते हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है। देखो फ्रेंड्स ये डी एस ही आपका है, डी एक्स डी वाई हो जाता है। जब आप सरफेस इंटीग्रल निकालते हो एक्स प्लेन में तो आपका ये डी एस एक्स वाई हो जाता है। ठीक है, अगर आप वाई जेड में निकालते हो तो यही आपका वाई जेड हो जाता है यहाँ पे डी वाई डी जेड। ठीक है, तो यही चीज़ होता है वो, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे मैंने डी एस लिख दी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, है ना, दिस डॉट दिस। ठीक है, देखो ये दोनों को डॉट करोगे तो आपको फाइनली यही चीज़ मिल जाएगा, है ना। तो उसके बाद देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये डी एस फैक्टर हो गया, है ना। ये चीज़ें क्या हो जाएगी, एफ फैक्टर हो जाएगी, एफ फैक्टर एफ डॉट डी एस फैक्टर। ठीक है, ये हो गया, तो एफ फैक्टर आपका ये हो गया। ये फैक्टर कैसे हुआ, देखो यहाँ पे जानते हो डाइवर्जेंस थ्योरम से ये चीज़ें होती है ना फ्रेंड्स, एफ डॉट डी एस फैक्टर होती है। इस डी एस फैक्टर की जगह ही आपका एन कैप डी एस होता है। ठीक है, इस डी एस फैक्टर की जगह पे ही होता है ना। तो ये आपका ए फैक्टर काम करेगा। हम यहाँ से इस ए फैक्टर का डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं जो कि जीरो जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप एक्स के एस्पेक्ट में करोगे जीरो, इसको वाई के एस्पेक्ट में जीरो, इसको जेड के एस्पेक्ट में करोगे तो जीरो ही आएगा, तो जीरो जीरो आ जाएगा। तो बाई डाइवर्जेंस थ्योरम से ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो जब ये चीज़ें जीरो हो जाएगी, यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका मान आ गया जीरो। ठीक है, इसी का हमें मान निकालना था। देखो यही है आपका, ये जो चीज़ है आपका यही है। ठीक है, इसका हमें मान निकालना था जो कि जीरो आ गया। तो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें उस पर टिक मार दो, जीरो। अगला क्वेश्चन देखो 36। इफ़ यू इक्वल टू दिस दिया बी वेक्टर आपको दिस दिया है तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, ये आपको मिलेगा प्रॉब्लम्स 8.4 के 7वें नंबर क्वेश्चन में, सेम टू सेम देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर। फॉर एनी स्केलर फंक्शन साई डेल क्रॉस डेल साई क्या होगा। तो देखो डेल क्रॉस डेल साई का मतलब क्या होता है आप समझ जाओगे तो हो जाएगा। यहाँ पे डेल क्रॉस डेल साई का मतलब है कि यहाँ पे कर्ल निकाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर्ल निकाला जा रहा है ग्रेडियंट साई का। ओके, ग्रेडियंट साई है, यहाँ पे फाई नहीं है। ओके, ये साई है, तो इसका निकाला जा रहा है। अब जानते हो इसका मान हमेशा जीरो ही होता है। किसी का ग्रेडियंट निकालो, ठीक है, किसी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालो, फिर कर्ल निकालोगे तो उसका मान जीरो ही आता है हमेशा, तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। ओके, जीरो की इक्वल। अगला करते हैं 38। अगला देखो क्वेश्चन है 38 नंबर। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट टी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इफ ओनली इफ क्या होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का केस है, और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का केस में होता ये है कि आपका जो एफ फैक्टर है, जो आपका फैक्टर इसमें गिवन है, जैसे इसमें एफ फैक्टर है, वो आपका इरोटेशनल होना चाहिए, तो ही वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ को फॉलो कर सकता है। ओके, तो इरोटेशनल होना ज़रूरी है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, इरोटेशनल बोलो चाहे आप बोल सकते हो इसको कंजर्वेटिव। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 39 नंबर, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल दिस वेयर सी द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर दिस। तो यहाँ पे स्क्वायर की बाउंड्री यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से आप स्क्वायर जनरेट कर लोगे, है ना। देखो स्क्वायर मैंने बना लिया यहाँ पे। ओके, इसका आप लाइन इंटीग्रल निकालोगे। इसका लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए हम जो इस लाइन के लॉन्ग चलेंगे ए बी बी सी, ठीक है। इस तरह से एक एक लाइन के लॉन्ग चलेंगे। यहाँ पे 4 लाइन टोटल बन रहा है। सब लाइन के लॉन्ग चलेंगे और सबके एलोंग जाके हम इंटीग्रल निकालेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा पूरे जो क्लोज कर्व आपको दिख रहा है, इस पूरे क्लोज कर्व के लॉन्ग आपको लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कर लो। तो देखो ए बी के लॉन्ग जब आप करोगे लाइन इंटीग्रल सिंपली निकालना है फ्रेंड्स। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। लाइन इंटीग्रल कैसे निकालना है आपको डिटेल जानना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, एक्स का लिमिट है एक्स इक्वल टू 1 से लेकर एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। ये आपका बी सी का है, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और -1 हो जाएगी, डी वाई होगा यहाँ पे। ये आपका सी डी का है और डी ए का होगा यहाँ से, देखो डी ए का होगा x इक्वल टू -1 से लेके 1 तक डी एक्स। ओके, सिंपली आप इनको इंटीग्रेट कर लो तो ये y हो जाएगा और -1 से लेके 1, और यहाँ से x 1 से लेके -1, y 1 से लेके -1 और x -1 से लेके 1। ओके, इसमें आप पुट कर दो वैल्यू तो यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका -1 -1, यहाँ पे -1 यहाँ पे आपका 1 + 1 आएगा, ठीक है। ये दोनों देखो सेम है, ये दोनों आपका सेम है। ये दोनों जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और इसको जोड़ेगा तो ये 2 दूनी के 4 माइनस में कट जाएगा 0, सॉरी देखो 0। ये देखो इसको जोड़ोगे तो 4, इसको जोड़ोगे तो 4, ये कट जाएगा प्लस माइनस कर, ये 4 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इफ़ बी वेक्टर इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे शो हो रहा है और वेक्टर ऑफ द मूविंग फ्लूइड एट ए पॉइंट पी, देन डाइवर्जेंस पी क्या डिनोट कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई थी डाइवर्जेंस की तो उसमें बताई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें बताता है यहाँ पे, बिल्कुल आंसर मैंने छाप दी जो आंसर लिखा हुआ था बुक में और सही भी दिया है। द रेट एट विच फ्लूइड इज ओरिजिनेटिंग एट पी पर यूनिट वॉल्यूम शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये चीज़ें रिप्रेजेंट करेगा। डिटेल जाना है आपको तो आप जो है देख सकते हो डाइवर्जेंस वाला वीडियो, उसमें मैंने डिटेल्स का डेफिनेशन समझाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है इनमें से। तो देखो इनमें से पहला होगा ऑर्थोगोनल होता है, ऑर्थोगोनल का ही ये टाइप होता है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल। ओके, तो स्फेरिकल आपका क्या है, ऑर्थोगोनल का ही एक टाइप है। तो ये ऑप्शन मानो ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल फाई इज दैट, क्या होगा डेल फाई टी क्या होगा, मतलब ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इट गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई बताता है आपको। ओके, फंक्शन का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताता है। अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर, ये बोला मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको बताना है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल सरफेस पे, यानी ग्रेडियंट बोला निकालने के लिए इस पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड। तो देखो हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेड फाई क्या हो जाएगा, पूरे को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2xi हो जाएगा, पूरे को एक बार वाई के रिस्पेक्ट में तो 4yj हो जाएगा, पूरे को जेड के रिस्पेक्ट में 2z के कैप हो जाएगा। इस पॉइंट पे तो हमें इसमें रखना पड़ेगा 2 1। ओके, उसके बाद 4y की जगह पर -1j और 2z की जगह पे 2 के कैप। तो फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये नॉर्मल वेक्टर आता है। ओके, ग्रेड फाई एक्चुअल में नॉर्मल वेक्टर होता है सरफेस पे। तो ये हो जाएगा 2i कैप और ये -4j कैप और 2 दूनी के 4 के कैप हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो देखो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 16 दूनी 32 4 36 हो जाएगा, इसका रूट के अंदर बाहर निकलेगा 6 आंसर। फ्रेंड्स देखो अगला क्वेश्चन देखो 44 नंबर, द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सो दैट वेक्टर दिस इज सोलेनोइडल वेक्टर है। तो ये बोल रहा है कि आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे आपका ये जो वेक्टर गिवन है ये सोलेनोइडल है। तो देखो ये जो वेक्टर आपका सोलेनोइडल है, तो सोलेनोइडल मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 है। तो देखो डाइवर्जेंस इसका निकाल लेते हैं। तो डाइवर्जेंस निकालते कैसे हैं,
आई के कोफिशिएंट को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, इसको वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे प्लस लैम्डा आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, और ये 2 को इधर भेजो तो लैम्डा इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू -2 होगा, तो ये वेक्टर क्या होगा, सोलोनॉइडल होगा। अगला क्वेश्चन देखो 45 नंबर, द वर्क डन बाय द फोर्स दिस इज मूविंग ये पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट से लेकर दिस पॉइंट अलॉन्ग द पाथ सी, तो पाथ सी के अलॉन्ग चल रहा पार्टिकल, ये वेक्टर आपको गिवन है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में कितना वर्क डन हुआ है आपको निकालना है। तो देखो निकालते हैं वर्क डन। देखो ये वेक्टर आपको गिवन है, पहले आप कॉल चेक कर लो, कॉल चेक कर लेंगे तो आसानी से हम निकाल पाएंगे। तो जब हम कॉल चेक किए तो यहाँ पे 0 आया, ठीक है। जब कॉल चेक किए तो 0 आया, तो जब 0 आता है, कॉल एफ वेक्टर 0 आता है, तो जो आपका एफ वेक्टर होता है आपका वो इरोटेशनल हो जाता है नेचर में। कैसा हो जाता है, इरोटेशनल बोल सकते हो, कंजर्वेटिव बोल सकते हो। ओके, तो ये हो जाता है जिसके कारण हम ऐसा लिख पाते हैं। ओके, ऐसा 0 हो जाए तो हम ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर इक्वल टू डेल फाई लिख पाएंगे, तो वेक्टर मैंने इस साइड और डेल फाई इस साइड लिखा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको आपस में इक्वेट कर लो, आई के कोफिशिएंट को आपस में, तो डेल फाई डेल एक्स ये वाई जेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो फाई आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। देखो सिर्फ इसमें डी एक्स दिया, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करने हैं, तो डी एक्स का एक्स हो जाएगा, वाई जेड यहाँ पे कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो जो आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आएगा वो वाई जेड में आएगा, क्योंकि वाई जेड हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन 1 बोलो, ये चीज़ें कैसे निकालनी है ये मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। सोलेनोइडल इरोटेशनल में, यानी 8 पॉइंट आपको 1 में शायद मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप जो है इसको इक्वेट कर लो जे वाले को, ठीक है। तो इक्वेट कर लो और इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, तो आपको इधर मिलेगा ये और इधर आपको ये मिलेगा। ये आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट C2 है, जो कि जेड एक्स में होगा, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में करें तो जेड और एक्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इक्वेशन 2 बोलो। इसी तरह से जो है आप इसको ले लो, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको मिल जाएगा इधर फाई, इधर आपको ये मिलेगा। यहाँ पे C3 इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, जेड के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स वाई यहाँ पे कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको इक्वेशन 3 बोलो आप। ओके, यहाँ से हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट में देखो फाई दिया होता है, लेफ्ट में तो इक्वल है, लेकिन राइट में का इक्वल है नहीं, इक्वल है, दिस और दिस है। तो C1 C2 C3 की जगह ऐसा क्या होगा जिससे ये आपस में इक्वेट हो जाए, मतलब राइट में भी इक्वेट हो जाए। तो देखो C1 C2 C3 की जगह आप 0 0 पुट करोगे तो आपका तीनों बराबर हो जाएगा, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड आ जाएगा तीनों। तो यहाँ पे ये जो C1 यहाँ पे जो वैल्यू है 0, इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। जब इसमें पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0, तो सिंपली आपको फाई इक्वल टू एक्स वाई जेड हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे फाई आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा। देखो एक्चुअल में फाई क्या होता है, एफ डॉट टी आर होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट टी आर ही होता है। ये तभी होगा जब आपका कॉल ऑफ एफ वेक्टर आपका 0 हो जाए, तो आपका एफ डॉट टी आर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट टी आर इक्वल टू फाई ही होता है आपका। ओके, क्यों होता है, क्योंकि एफ वेक्टर इक्वल हमने डेल फाई माना था, है ना। दोनों साइड हम डॉट कर लेते हैं, डॉट टी आर, इधर भी डॉट कर लेते हैं, डेल फाई डॉट डी आर। ओके, इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाएंगे, तो जो डेल फाई डॉट डी आर हम करते हैं, ये एक्चुअल में डी फाई आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, ये डी फाई आता है इन दोनों का डॉट। ओके, ये आपका एफ डॉट डी आर एज इट इज रहेगा, डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो फाई आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा? तो यही चीज़ मैंने फाई लिखा है, दिस इक्वल टू दिस, ये एक्चुअल में वर्क डन आपका होगा। ओके, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक निकालना है, तो इसमें आप जो है इस पॉइंट को पुट करो, एक्स वाई जेड है ना फाई, तो इस पॉइंट को पुट करो इसमें, तो एक्स की जगह पे 3, वाई की जगह पे 3 और जेड की जगह पे 2 पुट करो। तो दिस में दिस फ्रॉम से 2 है ना, तो 2 में से फ्रॉम को घटाना पड़ेगा हमें, वर्क डन निकालना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच, तो 10 में से 10 हो जाएगा। तो जब 3 3 2 आप इसमें पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, 1 1 1 1 पुट करोगे इसमें तो आपको ये मिलेगा। तो ये चलिए 9 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा, 18 में से 1 जाएगा 17 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 46 नंबर, ए मैंने पहले किया है, ये देखो 39 नंबर सेम ही क्वेश्चन है ना, सेम है, तो इसको आप कर लेना, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 46 इक्वल टू 39, दोनों सेम है, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, ये आपके लिए इसे कर लेना। 48 द वेक्टर फी वेक्टर इक्वल टू दिस दिया है, तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा, सोलेनोइडल इरोटेशनल या रोटेशनल।
तो देखो सोलोनॉइडल या रोटेशन चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, डाइवर्जेंस और कर्ल चेक करना होगा। तो डाइवर्जेंस चेक करते हैं इसका। देखो इसका डाइवर्जेंस मैंने निकाला तो कट गया, जीरो आ गया। तो डाइवर्जेंस अगर जीरो आता है किसी वेक्टर का तो उसको बोलते हैं सोलोनॉइडल वेक्टर। तो ये सोलोनॉइडल भी है। उसके बाद आपका कर्ल भी निकालते हैं, इसका हम कर्ल निकालते हैं। तो देखो हम कर्ल इसका निकाले तो फाइनली मुझे जीरो मिला। तो जीरो मिला इसका मतलब है कि इरोटेशनल भी है वेक्टर, बी वेक्टर आपका इरोटेशनल भी है। तो सोलोनॉइडल भी है, इरोटेशनल भी है। ओके, देखो 49 नंबर क्या बोल रहा है, इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू क्या होगा। तो देखो ये होता है आपका, इसका जैकोबियन निकालोगे आप तो दिस आता है आपका H1 H2 H3, इस तरह से आपका आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं 50 नंबर, इसको याद रखना, ये आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, यू आपका दिया हुआ है 1/r, आप यहाँ पे आपको वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू दिस दिया है। तो डेल स्क्वायर यू आपको यहाँ पे जीरो बताना है कि सही है गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो फ्रेंड्स आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, डेल स्क्वायर यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यू आपको दिया हुआ है, आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर यहाँ से हम निकालेंगे, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो हाफ हो जाएगा पावर, 1/r हम निकालेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसका हम डेल निकाल लेते हैं, मतलब ग्रेडियंट। तो इसको हम जो है इसको हम एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा, वाई के रिस्पेक्ट में ये मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है, फाइनली में डेल स्क्वायर यू निकालना है, हमें चेक करना है गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, जीरो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें कर लेंगे, ये निकालना है ना फाइनली, हमने तो अभी डेल 1/r निकाला, 1/r क्या है, यू की इक्वल है। देखो यू की इक्वल है, तो एक बार हमें और डेल लेने पड़ेंगे, तो इसको डेल डॉट दिस कर लेंगे, तो इसको हम डॉट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ओके, तो हमें इसका डाइवर्जेंस निकाला, इसका हमें डाइवर्जेंस निकाला नहीं फ्रेंड्स। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस पूरे को जो आई कैप का कोफिशिएंट है इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में, देखो इतना बड़ा होगा, और इसको आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको इतना बड़ा मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इस तरह से काट लोगे अपना। ठीक है, सब कटने के बाद फाइनली आपको ये बचेगा। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे मतलब इसको नीचे जो है इसको सिंपली आप जो सॉरी देखो ये जो नीचे है सिंपली इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो तो आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा। यहाँ पे देखो इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो तो फाइनली आपको इस तरह से मिलेगा। ये देखो दिस और दिस सेम है तो दोनों का आपस में जोड़ो तो 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। ये दोनों देखो इसमें ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये कॉमन कर ली, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको बच गया, पावर 1 है यहाँ पे, तो पावर 1 है यहाँ पे, हाफ पावर है, हाफ और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 पावर हो जाएगा। ठीक है, समझा रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे 3/2 लिखा है, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस, 3/2 यहाँ पे हो गया, दिस हो गया, इसमें से इसको घटाओ, दोनों सेम ही है। ओके, सेम हो गया, तो इसमें से इसको घटाओ, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा आपका। ठीक है, और 3/2 ऊपर है, नीचे 3 है, तो आप जो पावर जब नीचे ले आओगे, जब पावर नीचे लाओगे तो 3 में से 3/2 जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, 3/2 बचेगा। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3/2 लिखा है, ये आपका बचा हुआ मिला। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या है फ्रेंड्स, आर है, आर के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 1/r के पावर 3 आ रहा है, आर के पावर 3 आ रहा है। ओके, तो जो कि 0 नहीं आ रहा तो ये फॉल्स है। ओके, तो डेल स्क्वायर यू आपका 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, डेल स्क्वायर यू आपका 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्स है, वैल्यू ई आ रहा है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, ये बोल रहा है कि ये वेक्टर इज सोलोनॉइडल वेक्टर फंक्शन है क्या, पूछ रहा है आपसे, गलत है सही। तो देखो डाइवर्जेंस निकालते हैं, डाइवर्जेंस से सोलोनॉइडल चेक होता है। तो डाइवर्जेंस देखो, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, इससे वाई के रिस्पेक्ट में -3 आ जाएगा, और इससे जेड के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 = 0। हाँ, सोलोनॉइडल है। ठीक है, ये सोलोनॉइडल आ गया, ये मतलब ट्रू है, यहाँ पर ट्रू लिखो। अगला 52, मेरा पूछ रहे हैं कि ये वेक्टर ये जो दिया हुआ है इरोटेशनल है, गलत है सही, इरोटेशनल है क्या। तो चलो चेक करते हैं इरोटेशनल, ये वेक्टर को दिया है, इरोटेशनल चेक करने के लिए कर्ल निकाला जाता है, तो हम इसका कर्ल निकालेंगे। तो जब इसका हम कर्ल निकालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, x - x हो जाएगा, यहाँ पे y - y हो जाएगा, और यहाँ पे आपका z - z होगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वेक्टर आपका आ जाएगा।
तो 0 आ गया, इसका मतलब है इरोटेशनल है। ओके, ट्रू है, ये बात ट्रू है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, ए वेक्टर आपको गिवन है, आपको बताना है कि सोलेनोइड और इरोटेशनल दोनों है क्या, ट्रू या फॉल्स। तो चलो पहले चेक करते हैं हम। तो देखो सोलेनोइड चेक करने के लिए हमें डाइवर्जेंस निकालना पड़ता है, इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 होगा। इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आपका +2x आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -2x + 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो चीज़ें कट जाएगी, प्लस माइनस का 0 आ जाएगा। तो सोलेनोइडल था, ये तो पता चल गया सोलेनोइडल है, ठीक है। अब हम कर्व निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा इरोटेशन है या नहीं है। तो कर्व हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम F1 फंक्शन बोलते हैं, इसे हम F2 और इसे हम F3 बोलते हैं, जिससे हमें इतना बड़ा लिखना ना पड़े। तो देखो कर्व निकालेंगे यहाँ पे I ∂y∂x J K, ठीक है, ∂y∂y और ∂y∂z। यहाँ पे F1 F2 F3। तो देखो आई कैप फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे आई कैप हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये, इसको देखो F3 को हमें वाई के एस्पेक्ट में और F2 को जेड के एस्पेक्ट में करना है। तो ये रहा आपका F3, कहाँ गया F3 ये रहा, F3 को हमें वाई के एस्पेक्ट में करना है। तो देखो क्या होगा, ये आपका 3x - 3x हो जाएगा। ओके, यहाँ से करोगे तो वाई के एस्पेक्ट में करोगे, F3 को जेड के एस्पेक्ट में F2 करोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, है ना। इस तरह से आप निकाल लो, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, निकाल लोगे आप। तो देखो मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे 2z आएगा +2z - 3y आएगा और प्लस के कैप यहाँ पे आएगा 3z + 2y - 2y 3z हो जाएगा। ओके, तो सब आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस करो, ठीक है, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका कॉल ऑफ एफ वेक्टर आया वो = 0 आ गया। इसका मतलब क्या, एफ वेक्टर यहाँ पे क्या इरोटेशनल भी है ना। तो इरोटेशनल सोलेनोइडल दोनों है, यानी बात है ये ट्रू है जो ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स 8.13 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।